खालिद भाई, सब कुछ रहा खालिद भाई। कैसे मुसीबत आ गई? आवाज आ रही है क्या? 21 सितंबर 2020 को मुंबई से 33 किलोमीटर दूर भिवंडी के जिलानी बिल्डिंग में मोबाइल रिपेयर करने वाले खालिद खान अपने फ्लैट में अकेले रात को सोफे पर लेटकर फोन में वेब सीरीज देख रहे थे। रात के तकरीबन 3 बजे उन्हें प्यास लगी, इसीलिए उन्होंने अपने घर की लाइट ऑन करी और पास में रखे बोतल से पानी पिया। लेकिन जब वो पानी पी रहे थे तभी उन्हें एकदम से ही घड़घड़ाहट की आवाज सुनाई दी। लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ पता चलता एकदम से ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब खालिद खान की आंख खुलती है तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। उन्हें बस ये महसूस हो रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें अपनी बॉडी पर काफी दबाव महसूस हो रहा था। खालिद खान अपने आसपास देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो बस लोगों की चीखने की आवाज सुन पा रहे थे। यहाँ असल में हुआ ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र के भिवंडी में ये जिलानी बिल्डिंग है जहाँ सारे मिडिल क्लास लोग रहते हैं और ये बिल्डिंग लगभग 36 साल पुरानी है, जिस वजह से बिल्डिंग में काफी दरारें भी हैं। इस इमारत के 2 विंग हैं, ए और बी। ए विंग के फर्स्ट फ्लोर में खालिद खान और उसकी फैमिली रहती है और उसके बगल आलम और उसकी फैमिली रहती है। बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर खालिद खान के भाई और उसकी फैमिली रहती है, जबकि खालिद खान के पेरेंट्स बी विंग में रहते थे। अब हुआ ये दोस्तों कि 21 सितंबर को रात के 3 बजे ये जिलानी बिल्डिंग का ए विंग जहाँ की खालिद खान रहता था वो हिस्सा कोलैप्स हो गया और सैकड़ों टन मलबे के नीचे खालिद खान दबे हुए थे, जबकि कई लोगों की बिल्डिंग के गिरने की वजह से चटनी बन गई। इमारत के गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जिलानी बिल्डिंग के पास भागे। लोगों को दिखाई देता है कि बिल्डिंग का ए विंग कोलैप्स हो गया और उसमें से काफी धुआं भी निकल रहा है। चारों तरफ हड़कंप मच गया क्योंकि दोस्तों ये कोई खाली बिल्डिंग नहीं गिरी थी, बल्कि बिल्डिंग में कई फैमिली रहती थी। बिल्डिंग इतनी बुरी तरह गिरी थी कि किसी को उम्मीद ही नहीं था कि कोई जिंदा बचा होगा। नॉर्मली कोई बिल्डिंग इस तरह गिरती है तो चांस होता है कि शायद कोई बच गया होगा, लेकिन जिलानी बिल्डिंग जिस तरह गिरी थी उसे पैनकेक कोलैप्स कहते हैं। यह बहुत खतरनाक होता है। इसमें ऊपरी बिल्डिंग का हिस्सा गिरकर नीचे बिल्डिंग में मिल जाता है और बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की बचने की उम्मीद नहीं रहती। रात के लगभग 4:40 पर जल्दी ही ये सूचना मुंबई बेस NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तक पहुंची। NDRF टीम जल्दी ही भिवंडी में अपने इक्विपमेंट्स लेकर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र के नगरों में कितनी पतली पतली गलियां होती है। ऐसी ही भिवंडी में जिलानी बिल्डिंग तक जाने वाली गली भी काफी पतली थी, जहां से NDRF टीम की गाड़ी बिल्डिंग तक नहीं जा सकती थी। इस वजह से NDRF टीम को अपने इक्विपमेंट्स उठा कर पतली पतली गलियों से लेकर जाना पड़ा, जिसमें उन्हें 20 से 25 मिनट लग गए। दूसरी तरफ खालिद खान कई टन मलबे के नीचे फंसे हुए थे। वो काफी पेन में थे और वो खांस भी रहे थे क्योंकि उनके फेस और बॉडी में मिट्टी लगी हुई थी और जहां वो फंसे हुए थे वहां चारों तरफ अंधेरा था। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इसका अंदाजा खालिद खान को नहीं था। ये हादसा इतना खतरनाक था कि ये सुबह 6 बजे हर न्यूज मीडिया का हेडलाइन बन गया। दुखद खबर आ रही है भिवंडी से। लगातार आपको सुबह से हम बता रहे हैं, अब मरने वालों की संख्या इस दुर्घटना में 10 हो गई है। भिवंडी में एक इमारत भरभरा कर गिर गई। इमारत 1985 की बताई जा रही थी और अब यहाँ मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। कई टन मलबे के नीचे दबे हुए खालिद खान को अपने पड़ोसियों की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। खालिद खान को ये पता चल गया था कि उसके साथ कई और लोग भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि बिल्डिंग का पैनकेक कोलैप्स होने के बावजूद भी ये लोग जिंदा कैसे हैं? दरअसल कभी कभी बिल्डिंग गिरने के बाद पत्थर एक दूसरे के ऊपर अटक जाते हैं,
जहां एयर पॉकेट बन जाता है। खालिद और उसके पड़ोसी आलम और कुछ लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो भी एयर पॉकेट में फंसे हुए थे। दिक्कत की बात ये थी कि अगर ये लोग एयर पॉकेट में मूव करते हैं तो इनके ऊपर का पत्थर गिर जाएगा और इन लोगों की चटनी बन जाएगी। इसके बावजूद भी खालिद थोड़ा सा मूव करते हैं और वो अपने हाथ से पत्थरों के टुकड़ों को उठाकर अपने पीछे फेंकते हैं और बैठने की जगह बनाते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को मलबे के नीचे दबे हुए लोगों के फैमिली और भीड़ के बीच में काम करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। रेस्क्यू टीम के लिए सबसे पहला काम ये था कि उन्हें पता लगाना था कि मलबे के नीचे कितने लोग फंसे हुए हैं और कहां फंसे हुए हैं। इसीलिए एनडीआरएफ टीम ने डॉग स्क्वाड्स को बुलाया। डॉग्स ने मलबे के नीचे कुछ लोगों को सूंघकर उनका पता लगा लिया, लेकिन अफसोस वो खालिद और आलम का पता नहीं लगा पाए। आलम बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। उसके चेस्ट पर भारी पत्थर गिरा हुआ था, जिस वजह से उसे सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और तो और वो अपने सामने अपनी मौत देखकर रो रहे थे। इनके लिए एक और बहुत बुरी खबर थी। बाहर खड़े लोगों और रेस्क्यू टीम को खालिद और आलम के मलबे में फंसे रहने की खबर नहीं थी। एनडीआरएफ टीम अब लाइन सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, यानी कि यह अंदाजा लगाया गया कि लोग कहां फंसे होंगे। ये बिल्डिंग रात को गिरी थी, इसीलिए रेस्क्यू टीम ने लिविंग एरिया का लाइन बनाया, क्योंकि रात को लोग अपने लिविंग एरिया में ही सो रहे थे। इस बिल्डिंग में एक रूम के ही घर है। यहाँ खालिद खान का रूम था और इसके बगल आलम का रूम था। रेस्क्यू टीम ने इस तरह लाइन बनाकर लोगों को ढूंढने का प्लान बनाया। एयर पॉकेट में फंसे खालिद जान चुके थे कि उनका बचना अब मुश्किल है, इसीलिए वो थोड़ा मूव होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बगल में उनका पानी का बोतल भी है, जो कि अभी तक टूटा नहीं था और उसमें पानी भी था। यह पानी की बोतल खालिद की जिंदगी बन के आई थी। बाहर रेस्क्यू टीम परेशान थी, क्योंकि वहाँ की गली बहुत पतली थी, जहाँ जेसीबी वगैरह नहीं आ पा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि वो लाखों टन मलबे को कैसे हटाएं। और ये भी डर था कि अगर मलबे के साथ छेड़छाड़ किया गया तो मलबा नीचे न गिर जाए, जिसमें कि रेस्क्यू टीम भी दब के मर सकती थी। इसीलिए एनडीआरएफ टीम ने शॉरिंग टेक्निक का यूज किया। इसमें होता यह है दोस्तों कि पहले कुछ मलबे को साफ किया जाता है और फिर रोड और वुड के जरिए इस तरह पत्थरों को उठाकर खड़ा किया जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है दोस्तों जिसने खालिद और मलबे में फंसे लोगों की उम्मीदों को तोड़ के रख दिया। ये सितंबर का महीना था, इसीलिए भिवंडी में बारिश होना शुरू हो गई। बारिश का पानी मलबे को काफी भारी कर रहा था और कुछ जगहों में पानी भी भरता जा रहा था। रेस्क्यू टीम को अंदाजा भी नहीं था कि कितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। खालिद और आलम को अब सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आलम के चेस्ट पर एक बहुत भारी पत्थर गिरा हुआ था, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। खालिद अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ ही रहा था कि उसके हाथ उसका फोन लग गया। ये चमत्कार ही था कि उसका फोन भी नहीं टूटा था। खालिद ने सबसे पहले अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और पूरी जगह को देखा। इसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को एक लास्ट मैसेज देने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करी। ये बीम साइड में मेरे आके गिर गई। मेरा पैर 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले तकरीबन अंदर दबा हुआ था। दूसरी तरफ एनडीआरएफ टीम ने हार्ट बीट डिटेक्टर का यूज किया। उन्होंने मलबे के चारों तरफ हार्ट बीट डिटेक्टर के तार को लगा दिया, जहां से उन्हें हार्ट बीट का सिग्नल मिल रहा था। और रेस्क्यू टीम उस सिग्नल की तरफ कैमरा डालकर देखते थे कि इंसान जिंदा है या मर गया। इस तरह रेस्क्यू टीम ने 22 सितंबर के लगभग 2:30 बजे तक 3 बच्चों को मलबे से बाहर निकाल लिया। लेकिन कुछ लोग मलबे में दबकर बहुत बुरी तरह पिचक गए थे। उनकी इमेज मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। खालिद इस बात से अनजान थे कि बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने हार मान लिया था। वो बस लेटकर अपने आंखों को बंद करके अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज आ रही है क्या? अरे कोई नहीं, डरना नहीं, ठीक है, निकल देंगे। एनडीआरएफ टीम खालिद तक पहुंच गई थी और वो पत्थर पर ड्रिलिंग करके खालिद को निकालने का ट्राई कर रहे थे। खालिद को अब जाकर पता चला कि रेस्क्यू टीम आ गई है और सबको बचा रही है।
इसीलिए खालिद और आलम ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी चिल्लाने की आवाज एनडीआरएफ टीम सुन पा रही थी। एनडीआरएफ टीम उनसे बात करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि खालिद बहुत सारे मलबे के नीचे फंसा हुआ था और इस मलबे को साफ करने में एनडीआरएफ टीम को 5 से 5.5 घंटे लगने वाले थे। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। दरअसल रेस्क्यू टीम बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से के अंदर घुसकर खालिद को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी ये पत्थर थोड़ा सा हिल गया। इसी डर से रेस्क्यू टीम ने इस रेस्क्यू को 1 घंटे के लिए रोक दिया। 1 घंटे बाद दोबारा एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया और फिर थैंकफुली खालिद को रेस्क्यू कर लिया गया। खालिद के बाहर निकल जाने के बाद खालिद ने एनडीआरएफ टीम को और भी लोगों की लोकेशन बता दी। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने खालिद की मदद से और भी लोगों को रेस्क्यू कर लिया। 21 सितंबर को शुरू हुआ ये रेस्क्यू 24 सितंबर को जाकर खत्म हुआ। इस रेस्क्यू के दौरान रेस्क्यू टीम ने 20 लोगों को जिंदा बाहर निकाला, जबकि 41 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। मरने वालों में खालिद का भाई और भतीजा भी था, जो कि ए विंग के 3rd फ्लोर पर रहते थे। ऐसा मानना है कि इन्होंने फरिश्तों के बारे में सुना था, देखा लाइव देख लिया आप पहली बार देखा? जब भी मतलब जहन में वो बात आती है तो शेयर उठता हूँ कि मतलब वो लम्हा बहुत खौफनाक था। वो लम्हा मतलब वो समझ में नहीं आता कि मतलब कैसे मतलब मैं बच गया। और ये एनडीआरएफ की टीम का तहे दिल से क्या मतलब ये लोग का तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये टीम वाकई टीम है। ये लोग काम करते हैं, ये लोग